गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय बेटे ल्हासा की ओर। लेखक है श्री राहुल सांकृत्यायन। बेटा पूरा सप्ताह हमने जो कार्य किया उसका अभ्यास कार्य आज हम करेंगे। आप ध्यान से सुनेंगे, बुक्स ओपन करेंगे। तो देखिए बेटा, ल्हासा की ओर जो पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में लेखक ने तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया है। लेखक ने उस समय के तिब्बत के जो जनजीवन यानी वहाँ की संस्कृति और वहाँ के लोगों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और लेखक ने तिब्बत की यात्रा करने का मन बनाया और भिखारी वेश में अपनी यात्रा को पूरा किया। इस यात्रा वृत्तांत में तिब्बत की जो राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। राहुल जी की इस यात्रा वृत्तांत के अनुसार लेखक जिस रास्ते की बात कर रहे हैं वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, डांडा थोड़ला। तो ये व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक रास्ता भी था। तो देखिए बेटा, जो राहुल जी ने जब यात्रा की थी 1929-30 में नेपाल के रास्ते से की थी, तो जब हमारे भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, तो इसलिए राहुल जी ने यह यात्रा भीख मंगे के वेश में की, यानी कि भिखारियों के कपड़ों में की। तो तिब्बत की जो राजधानी है, मैंने बताया कि ल्हासा से जाने वाले दुर्गम रास्तों का बहुत ही रोचकतापूर्ण वर्णन किया है। तो भारत की जो वस्तुएं नेपाल होकर तिब्बत जाती थी और मार्ग में जो रास्ते में स्थान स्थान पर चीनी सेना की चौकियां, किले बने हुए थे और उनमें पहले चीनी पलटन के सैनिक रहते थे और आजकल वे दुर्ग गिर चुके हैं बेटा, और उनमें किसान रहते हैं। रास्ते में अनेक उन्होंने लेखक ने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और वहाँ ने तिब्बत की यात्रा के दौरान उन्होंने तिब्बत की जो वहाँ के जनजीवन है, वहाँ का कल्चर है, उनके बारे में देखा। वहाँ कोई जातिगत भेदभाव नहीं था और न वहाँ की स्त्रियाँ पर्दा करती थी और बिना निसंकोच खाना पका देती थी, यानी कि कोई अपरिचित व्यक्ति उनके घर में आता था तो वो उनको चाय वगैरह खाना सब कुछ दे देती थी और उनकी खूब सेवा करती थी। जैसे हमारे भारत में मैंने बताया था, कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो हमारी यहाँ की नारियाँ अच्छा फील नहीं करती, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो वहाँ क्या था, वहाँ कोई भी अपरिचित व्यक्ति सीधा उनके घर में जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। तो लेखक को यात्रा के दौरान अनेक खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ा, जैसे कि डांडा थोड़ला पार करना था। और ऐसे जो खतरनाक रास्ते थे, वहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई गांव और कोई आदमी दिखाई नहीं देता था। तो वहाँ डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह थी। जैसे वहाँ डाकू खून कर देते थे तो राहगीर को मार देते थे, तो सरकार उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देती थी। न वहाँ कानून था, कोई हथियार का कानून नहीं था। तो इसलिए लोग वहाँ लाठी की अपेक्षा हाथ में पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते फिरते थे, क्योंकि अपने आप की सुरक्षा रख रहे थे। और वरना अगर वो लाठी और पिस्तौल नहीं साथ रखते तो वो क्या सोचते थे, डाकू उनकी हत्या कर देंगे और वो अपने आप को बचाना चाहते थे, इसी कारण पिस्तौल और बंदूक रखते थे। और उस रास्ते पर बहुत ज़्यादा खून हो चुके थे। लेखक ने बताया कि वहाँ कोई जो सरकार है खून की परवाह नहीं करती थी, न कोई वहाँ गवाह देता था। हाँ, ये ज़रूर था कि वहाँ पर जो डांडा थोड़ला के आसपास के गांव थे, वहाँ तो कानून बना हुआ था। वहाँ कोई अगर डाकू मार देता तो वहाँ गवाह भी थे और उनको डाकुओं को पकड़कर उनके प्रति कार्रवाई भी की जाती थी। तो लेखक ने क्या बताया कि डांडा थोड़ला एक ऐसा खतरनाक रास्ता है जहाँ डाकुओं का डर बना रहता है और 16-17 मील की फीट ऊंचा था और लेखक को वहाँ घोड़े से अपनी यात्रा करनी पड़ी। तो क्या उन्होंने क्या कहा कि लेखक ने ऐसे जो रास्ते से घोड़ा चल रहा था तो घोड़े अभी सुस्त हो गया था और जो लेखक अन्य सवारों से पीछे रह गया था। और सुमति जो एक मंगोल भिक्षु था, बौद्ध भिक्षु था, वो उसका दोस्त था और उन्होंने तिब्बत की यात्रा करवाई, क्योंकि सुमति वहाँ के लोगों से अच्छी तरह जानता था, पहचानता था और उन्होंने वहाँ के जागीरदारों के बारे में भी देखा। तिब्बत की ज़मीन बहुत से छोटे बड़े ज़मींदारों में बटी हुई थी। वहाँ जमींदार क्या करते थे, अपनी अपनी ज़मीन पर खेती खुद करते थे और कुछ मजदूर बेगार में मिल जाते थे, यानी कि पैसे कम देने पड़ते थे और मजदूरी कम देते थे और काम ज़्यादा करवाते थे। और कुछ खेती वहाँ पर ऐसा प्रबंध था
कि जो बौद्ध भिक्षु होते हैं मठ मंदिरों में कुछ जमीन जायदाद उनको दान कर दिया जाता है और वहाँ का खेती का प्रबंध देखने के लिए किसी भिक्षु को भेज दिया जाता था। और जो भिक्षु थे वो किसी राजा से कम नहीं होते थे। जो सुमति के जो यजमान हैं और शेखर की खेती का जो मुखिया भिक्षु बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और वह लेखक के भिखारी वेश में होने पर उन्होंने बहुत प्रेम किया। जैसे ही सुमति ने लेखक को उन बौद्ध भिक्षु से मिलवाया, उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उन्होंने मंदिर में ठहरे और उस मंदिर में उन्होंने बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित पोथियाँ, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वे मोटे और अच्छे कागज की थी। उन्होंने एक एक पोथी का बोझ उठाया, 15-15 शेर से कम नहीं थी और लेखक का मन वहीं रम गया और सुमति के साथ वहाँ पोथियाँ पढ़ रहा था। तिंगरी गांव वहाँ से दूर नहीं था। उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर लादा और अपने मार्ग पर चल दिए। बेटे मैंने बताया कि इस लेसन से हमें क्या सीख मिली है कि लेखक की तरह जैसे हम घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे लेखक, जब हम कहीं देश विदेश की यात्रा करें हमें वहाँ की जन संस्कृति, वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, वहाँ के भौगोलिक जो स्थान हैं, विभिन्न स्थानों के बारे में जानकारी मिलती हैं और अनेक भाषाओं का ज्ञान होता है। और लेखक को हिंदी भाषा के प्रति बहुत ही लगाव था और राहुल सांकृत्यायन का जो नाम है आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। धन्यवाद बेटा।